अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम 8086 बेस डेटा मूवमेंट और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐड की इंस्ट्रक्शन होती है, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन होती है, मूव की इंस्ट्रक्शन होती है। इन सब को हम एमुलेटर 8086 में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान वो BIU का है। यहाँ पे BIU स्टैंड्स फॉर बस इंटरफेस यूनिट। ये जो बस इंटरफेस यूनिट होती है ये हमारे पास डाटा को मेमोरी से फैच करने के लिए यूज़ होती है। तो हम डाटा को मेमोरी से बस इंटरफेस यूनिट के ज़रिए फैच करते हैं। तो 8088 में जो ये बस इंटरफेस यूनिट होती है इसका पास जो होता है वो 8 बिट्स बाइट होता है। और जो 8086 BIU है, मतलब कि 8086 का जो बस इंटरफेस यूनिट डाटाबेस है, बेस इंटरफेस यूनिट डाटा बस है, वो 16 बिट होती है। तो एक और जो मेन डिफरेंस है 8088 माइक्रो प्रोसेसर में ये होता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्यू जो होती है वो 4 बाइट्स होती है, जबकि हमारे पास जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें इंस्ट्रक्शन क्यू जो होती है वो हमारे पास 6 बाइट्स की होती है। तो इंस्ट्रक्शन क्यू की अगर बात की जाए तो इंस्ट्रक्शन क्यू हमारे पास ये होती है कि ये 6 बाइट्स एक टाइम में 6 बाइट्स जो होती है वो अहेड इन टाइम फ्रॉम मेमोरी होती है। तो जो बस इंटरफेस यूनिट होता है वो एक्सिक्यूशन यूनिट के साथ पैरेलल में रन करता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है माइक्रो प्रोसेसर की वो फास्ट हो जाती है। जो हमारे पास एक्सिक्यूशन यूनिट होता है वो ये होता है कि बस इंटरफेस यूनिट के फैच किए हुए डाटा को एक्सिक्यूट करने के लिए जो हमें यूनिट चाहिए होता है उसको हम एक्सिक्यूशन यूनिट या EU का नाम देते हैं। तो एक्सिक्यूशन यूनिट हमारे पास ये होता है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास इसकी आर्किटेक्चर की डायग्राम है। इसमें हमारे पास सबसे ऊपर जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। तो AX, BX, CX, DX ये हमारे पास 16 बिट्स के रजिस्टर हैं। तो उसके बाद हमारे पास AX फर्दर डिवाइडेड है दो रजिस्टर्स में AH एंड AL, BX डिवाइडेड है BH एंड BL, CX डिवाइडेड है CH एंड CL और DX डिवाइडेड है DH एंड DL। तो ये हमारे पास 8 बिट्स के रजिस्टर है AH, AL, BH, BL, CH और CL, DH, DL। ये जो H वाले रजिस्टर्स हैं ये हायर बिट्स हैं 16 बिट रजिस्टर की, और जो L वाले रजिस्टर्स हैं ये लोअर बिट्स हैं 16 बिट रजिस्टर की। तो ये दोनों 8 बिट्स रजिस्टर का कम्बिनेशन है और ये मिलकर हमारे पास 16 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर्स बना लेते हैं जिनको हम AX, BX, CX, DX कहते हैं। उसके बाद इन्हीं जनरल रजिस्टर्स में हमारे पास नीचे रजिस्टर्स हैं SP, BP, DI और SI। SP स्टैंड्स फॉर स्टैक पॉइंटर, BP स्टैंड फॉर बेस पॉइंटर, DI स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर एंड SI स्टैंड फॉर स्टैक इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्स रजिस्टर। एक हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्स रजिस्टर होता है और एक हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर होता है। ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास ALU डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद ALU डेटाबेस जो हमारे पास है वो टेम्पोरेरी रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, ये हमारे पास। उसके बाद ALU के साथ कनेक्टेड है। ALU हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि एक नीचे फ्लैग रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। फ्लैग रजिस्टर के बाद ये ALU डेटाबेस जो है हमारे पास एक्सिक्यूशन यूनिट कंट्रोल के साथ कनेक्ट है। एक्सिक्यूशन यूनिट कंट्रोल जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्यू के साथ कनेक्ट है। उसके बाद बस कंट्रोल लॉजिक है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल बस है। ये बस कंट्रोल लॉजिक जो है ये एड्रेस बस के थ्रू एडर के साथ कनेक्टेड है जो कि ऐड करते हैं और रिजल्ट को एडर में स्टोर करवाता है। और जो हमारे पास एडर है ये डाटा बस के थ्रू भी कनेक्टेड है। और एडर हमारे पास नीचे ये जो रजिस्टर्स हैं सेगमेंट रजिस्टर्स इनको कहा जाता है, इनके साथ कनेक्ट है। ये सेगमेंट रजिस्टर जो है ये CS है, DS है, SS है, ES है और IP है। तो यहाँ पे हमारे पास CS स्टैंड्स फॉर कोर सेगमेंट, DS स्टैंड फॉर डाटा सेगमेंट, SS स्टैंड फॉर स्टैक सेगमेंट, ES स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा स्टैक सेगमेंट एंड IP स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये हमारे पास 8086 का आर्किटेक्चर डायग्राम है। तो 8086 आर्किटेक्चर डायग्राम हमने देखी है। इसके बाद अब हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्रामिंग मॉडल है उसको देखते हैं। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्रामिंग मॉडल है वो ये है कि ये जो हैं वेरियस रजिस्टर्स, इंटरनल रजिस्टर जो होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं प्रोग्रामर उनको एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे पास नीचे इसकी फिगर है जिसमें हम 8086 के प्रोग्रामिंग मॉडल को देख सकते हैं। तो ये हर रजिस्टर जो है हमारे पास उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो ये हमारे पास डेटा रजिस्टर्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि AX, BX, CX, DX ये हमने ऊपर भी देखे हैं। तो ये हमारे पास डेटा रजिस्टर्स हैं।
यहाँ पे हम AHAL, BHBL, CHCL और DHDL ये हमारे पास डेटा रजिस्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं जो कि बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड स्टैक पॉइंटर, ये हमारे पास पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स इनको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जो कि कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन, पॉइंटर एंड फ्लैग्स हैं जो कि IP और फ्लैग उनका नाम दिया जाता है। फ्लैग्स फर्दर डिवाइडेड है हमारे पास D0 से D15 मतलब कि 16 फ्लैग्स होते हैं। इनमें से जो यहाँ पे X है, X का मतलब है कि ये रिजर्व्ड है, ये फ्लैग्स पहले से रिजर्व्ड हैं। उसके बाद OF स्टैंड फॉर ओवरफ्लो फ्लैग, और उसके बाद IF स्टैंड फॉर इंटरप्ट फ्लैग। उसके बाद यहाँ पर ये ZF स्टैंड फॉर जीरो फ्लैग, AF स्टैंड फॉर ऑक्सिलरी फ्लैग, PF स्टैंड फॉर पैरिटी फ्लैग, CF स्टैंड फॉर कैरी फ्लैग। ये हमारे पास जो है ये सारे फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स जो है वो CPU के स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास इस वक्त CPU का क्या स्टेटस चल रहा है। उसके बाद हमारे पास SI को हम देखेंगे कि SI क्या है। SI ये है कि इसको हम सोर्स इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो होता है ये इसलिए होता है कि ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन को जो है ये सोर्स के तौर पर यूज़ होता है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में, और इसमें जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर के साथ रिलेटिव होता है। मतलब कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर के साथ जो है वो ऑफसेट एड्रेस ऐड होगा। और जो हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है इसको हम DI से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में डेस्टिनेशन के तौर पर एक्ट करता है। मतलब कि जो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बाद जो रिजल्ट होगा वो इस डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर में आएगा, और इसमें जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टैक सेगमेंट या ES रजिस्टर के रिलेटिव होता है। तो ये हमारे पास DI रजिस्टर आ गया। उसके बाद हम जो है BP को देख रहे हैं कि BP हमारे पास बेस पॉइंटर है। बेस पॉइंटर जो है ये हमारे पास स्टैक को जो पैरामीटर पास किए गए हैं, स्टैक पैरामीटर पास किए गए हैं via स्टैक, उनको एक्सेस करने के लिए बेस पॉइंटर हमारे पास प्राइमरीली यूज़ होता है। और इसमें जो हमारे पास ऑफसेट एड्रेस होता है वो हमारे पास SS रजिस्टर के रिलेटिव होता है, मतलब कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के रिलेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास SP रजिस्टर है। SP रजिस्टर स्टैंड फॉर स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो है ये हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि हमारे पास हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है, और इसमें जो हमारे पास ऑफसेट एड्रेस होता है वो स्टैक सेगमेंट के रिलेटिव होता है। तो स्टैक ये जो है इसमें हम फर्स्ट एंड लास्ट आउट और लास्ट एंड फर्स्ट आउट स्टैक इस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि स्टैक सेगमेंट्स हमने देख लिया। उसके बाद सेगमेंट रजिस्टर्स कौन कौन से हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स एक हमारे पास है CS, DS, SS और ES। CS रजिस्टर स्टैंड फॉर कोड सेगमेंट। CS रजिस्टर जो है हमारे पास कोड सेगमेंट होता है, जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है कि कोड सेगमेंट रजिस्टर जो है ये हमारे पास वो कोड कंटेन करता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर ने एक्सिक्यूट करना होता है। तो वो कोड जो माइक्रो प्रोसेसर ने एक्सिक्यूट करना होता है वो कोड सेगमेंट रजिस्टर में कंटेन होता है। तो ये पॉइंट एट द सेगमेंट कंटेनिंग द करंट प्रोग्राम, तो ये जो करंट प्रोग्राम कंटेन कर रहा है सेगमेंट उसको पॉइंट करता है कोड सेगमेंट रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास डेटा सेगमेंट रजिस्टर में डेटा होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज़ होता है, वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर में होता है। तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर उस सेगमेंट को पॉइंट करता है जो कि हमारे पास डेटा कंटेन कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो सेगमेंट उस सेगमेंट को पॉइंट करता है जो कि स्टैक कंटेन कर रहा होता है। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो किसी भी ब्लॉक को स्टैक पर पुश या पॉप करने के लिए यूज़ होता है। तो किसी भी डेटा को पुश या पॉप करने के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो स्टैक होता है। तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो उस सेगमेंट को उस सेगमेंट को पॉइंट करता है जो हमारे पास स्टैक के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। तो उसके बाद हमारे पास ES रजिस्टर है। ES स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा स्टैक सेगमेंट। इसको हम अपनी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसमें हम CS रजिस्टर का पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और DS रजिस्टर के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको CS रजिस्टर की पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कोड भी कंटेन कर सकते हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर के तौर पर काम कर सकते हैं और कोड भी कंटेन कर सकते हैं, और ये हमारे पास डेटा सेगमेंट रजिस्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं और हमारे पास डेटा भी कंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स आ जाते हैं। तो जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास ये कुछ फ्लैग रजिस्टर यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है। ये हमारे पास सारे फ्लैग्स हैं।
तो ज़ीरो फ्लैग का पर्पस ये है कि अगर हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो आ रहा होगा तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम किसी भी कोई भी रिज़ल्ट करते हैं तो उसका अगर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो साइन नंबर होगा, कोई भी किसी भी जो होता है वो किसी भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास अगर साइन नंबर आ रहा है तो हमारे पास साइन फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा। पैरिटी फ्लैग अगर हमारे पास कोई भी रिजल्ट इवन आ रहा है तो पैरिटी फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो कैरी या बारो आता है उसकी वजह से जो फ्लैग एक्टिवेट होगा उसको हम कैरी फ्लैग कहेंगे। ओवरफ्लो फ्लैग ये है कि अगर हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे जो स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन है उसको एक्सीड कर रहा है, मतलब कि हमारा रिजल्ट जो है वो स्पेसिफाइड मेमोरी में नहीं आ रहा तो उसकी वजह से ओवरफ्लो आ जाएगा। ओवरफ्लो आती है ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि although it is possible to store any data in the segment register, this is never a good idea. The segment register is a very special purpose pointing at the accessible block of memory. ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम सेगमेंट रजिस्टर में कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मगर ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। सेगमेंट रजिस्टर का सबसे बेसिक पर्पस ये होता है कि किसी भी जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है उसको पॉइंट करने के लिए जो है वो स्पेशली यूज़ होते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं ये CS, DS, ES और SS ये जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ कंबाइन काम करते हैं ताकि हम किसी भी मेमोरी वैल्यू को एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम मेमोरी का एड्रेस को किसी भी फिजिकल एड्रेस हमारे पास मेमोरी का फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करना है जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 हेक्साडेसिमल में है, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम डाटा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को 1230H सेट करें और स्टैक इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को हम 0045H जो है उसको हम स्टैक इंस्ट्रक्शन या SI रजिस्टर में वो वाली वैल्यू स्टोर करवाएं। तो इस तरह हम जो है मेमोरी को उस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ मेमोरी की फिजिकल एड्रेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह हमारी बहुत सी मेमोरी जो है वो एक सिंगल रजिस्टर से सेव हो सकती है। हम बहुत सी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल रजिस्टर से जो कि 16 बिट्स वैल्यूज़ को तक लिमिटेड होती है। CPU के जो कैलकुलेशन है फिजिकल एड्रेस की वो इस तरह है कि वो सेगमेंट रजिस्टर को 10i से मल्टीप्लाई करता है और जो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू को उसमें ऐड कर देता है। तो इस तरह हम किसी भी मेमोरी को स्पेसिफाइड फिजिकल मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो हमारे पास बेसिकली इनको स्टेटस फ्लैग्स भी कहा जाता है। ये हमें करंट स्टेटस ऑफ द CPU बताते हैं, तो करंट स्टेटस ऑफ CPU बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसका रिजल्ट जो है वो फ्लैग रजिस्टर अपने पास सेव करने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम इसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या PSW का नाम भी देते हैं फ्लैग रजिस्टर्स को। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट आ गया। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली ये होता है कि जो कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो वो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंप्यूटर, तो वो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन उस लैंग्वेज का स्पेशली इंस्ट्रक्शन सेट होता है। वो रूल्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम किसी भी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ये लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन सेट व्हेन वी टॉक टू सम पर्सन वी नीड टू टॉक इन अ लैंग्वेज व्हिच द पर्सन कैन अंडरस्टैंड। अगर हम उस किसी इंसान से बात करना चाहते हैं तो हम उसकी ज़बान में बात करेंगे जो वो ज़बान है वो आदमी समझ सकता है। इस तरह अगर हम किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे जो कि वो पर्सन में अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो वो हमारे वर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकेगा। इसी तरह हम जो है यही केस होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी कि अगर हमारे माइक्रो प्रोसेसर हमारे वर्ड्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वो हमारे टास्क परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो हमारे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये हम इसी तरह है कि हमको माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसकी लैंग्वेज में बात करनी होगी, तो वो लैंग्वेज जो उसकी माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज है उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। हर माइक्रो प्रोसेसर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इसी तरह 8086 माइक्रो प्रोसेसर का भी अपना इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रिकॉग्नाइज और एक्सिक्यूट हो सकती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिनको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। आल्सो कॉल्ड द कमांड सेट, द बेसिक सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शन दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सिक्यूट और अंडरस्टैंड। मतलब कि वो कमांड्स और इंस्ट्रक्शन जो कि माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। उसके बाद 8086 इंस्ट्रक्शन सेट की बात की जाए तो ये हमारे पास बहुत सी क्लासेस में डिवाइड होता है जो कि डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल शिफ्ट रोटेट हैं, बिट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है और अदर इंस्ट्रक्शंस हैं। इन तमाम इंस्ट्रक्शन में जो है
कुछ को हम देखेंगे डेटा मूवमेंट और कुछ हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले ऐड की इंस्ट्रक्शन है। ऐड की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जो हमारे पास सोर्स ऑपरेंड होता है उसको डेस्टिनेशन ऑपरेंड में ऐड करवाती है और उसके बाद जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड में सेव कर हो जाता है। मतलब इसका फॉर्मेट नीचे दिए हुए ऐड, पहले डेस्टिनेशन रजिस्टर लिखेंगे उसके बाद सोर्स रजिस्टर लिखेंगे। इन द सेम वे हमारे पास सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है। तो सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास एक बाइट से दूसरी बाइट को सब्ट्रैक्ट करती है या एक वर्ड को दूसरी वर्ड से सब्ट्रैक्ट करने में यूज़ होगी। और ये इसका जो फॉर्मेट होता है कि हमारे पास ये होता है कि ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2। यहाँ पे ऑपरेंड जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो हम वो ऑपरेंड लिखेंगे। तो हमारे पास ऑपरेंड 1 में से ऑपरेंड 2 का रिजल्ट सब्ट्रैक्ट होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑपरेंड 1 में जाकर सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है जो कि हमने सबसे पहले AL जो कि हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर होता है, जनरल पर्पस 8 बिट रजिस्टर जो होता है AL, उसमें हमने मूव करवा दिया 5 को, मूव करवा दिया 5 को। उसके बाद हमारे पास हमने लिखा है सब्ट्रैक्ट AL1, मतलब कि जो AL की वैल्यू है उसमें 5 स्टोर है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाओ और रिजल्ट को डेस्टिनेशन रजिस्टर जो कि AL है उसमें सेव करवा दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर AL इज इक्वल टू 4 इज कमेंट इन द मेंशन अबव बिलो, मतलब कि इसका रिजल्ट 4 होगा क्योंकि 5 है, पहले हमने 5 मूव करवाया है। तो उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन लगाई है सब्ट्रैक्ट AL1, मतलब कि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवा दो और जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में जो कि AL है उसमें सेव करवा दो। तो इस तरह AL इज इक्वल टू 4 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह ये कुछ इंस्ट्रक्शन काम करती हैं। तो ये हमारे पास जो है ये बेसिक व्यू था कि किस तरह हम डेटा मूवमेंट 8086 बेस्ड डेटा मूवमेंट को या अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव जो है इन सब को हम 8086 जो है 8086 आर्किटेक्चर उसमें किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।